हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं फिर उपस्थित हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को लेकर के। आज से हम लोग कक्षा 9 के इतिहास की एनसीईआरटी को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ये नई वाली एनसीईआरटी है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। याद रखना, इस पुस्तक का नाम क्या है? भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। ये कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। जैसा आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, इस क्लास में मतलब क्लास 9 की इतिहास की एनसीईआरटी में कुल मिलाकर के 5 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तीसरा है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, चौथा है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद और पांचवा है विश्व में चरवाहे। तो आज हम आप लोग मिल करके पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, जितने भी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, सभी विद्यार्थी एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और क्लास पसंद आएगी तो एक लाइक का बटन आप लोग जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसा आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम लोग जो एनसीईआरटी की श्रृंखला चला रहे हैं, इसमें हम लोग पहले क्लास 9th के थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी सेक्शन को समझने के बाद अच्छे तरीके से एमसीक्यूज मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रश्न बन पाएंगे, उन प्रश्नों को एमसीक्यूज के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ में अगर किसी एग्जाम में कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो उसे भी हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर हमारा होने वाला है, उस पहले चैप्टर का नाम है, यहाँ पर पहला चैप्टर लिखा हुआ है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। देखिए साथियों, बहुत ध्यान से आप लोग इस चैप्टर को सुनना और पूरा एक कहानी के तरीके समझने का प्रयास करना। मैं जितनी बात आपको बताऊंगा, सबसे पहला नंबर तो एक शब्द आता है जिस शब्द में लिखा है क्रांति। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि क्रांति का मतलब होता है कि हथियार लेकर के लड़ाई झगड़ा करना, उसी को क्रांति कहा जाता है। नहीं साथियों, हथियार लेकर के बंदूक गोला बारूद लेकर के लड़ाई करना ही क्रांति नहीं कही जाती है। क्रांति का वास्तव में जो मतलब होता है ना, क्रांति का मतलब होता है अचानक से कोई बदलाव आ जाए। अचानक से क्या आ जाए? अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव या अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रांति। जैसे देखो, हमारे देश में बहुत सारी क्रांति चलाई गई थी। जैसे आपको पता होगा श्वेत क्रांति, याद है आप सभी विद्यार्थियों को? श्वेत क्रांति क्यों आई थी? तो हमारे देश में जो बच्चे जन्म ले रहे थे और जो युवा थे, इन लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जा रही थी, जिसकी वजह से ये कुपोषित होकर के मर जा रहे थे। तो हमारे सरकार ने क्या किया? प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंस पालने का प्रयास किया और सब लोगों को प्रेरित किया कि सब लोग गाय भैंस पालो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूध का उत्पादन करो। तो अचानक से, जैसे दूध कम था हमारे देश में, तो अचानक से दूध का उत्पादन में बहुत बड़ा बदलाव, उसे हम क्रांति कहते हैं। ठीक है, वैसे ही रजत क्रांति हमारे देश में आई थी ना, अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति। ऐसे आपने सुना होगा हरित क्रांति, मतलब हमारे देश में भूखमरी बहुत ज़्यादा फैली थी, तो गेहूं जैसे अनाजों के उत्पादन को अचानक से बढ़ाने के लिए हम लोगों ने हरित क्रांति लाई। साथियों, क्रांति का मतलब ध्यान रखना, हमेशा युद्ध करना या हथियार लेकर के घूमना ही नहीं होता। क्रांति का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन जो अचानक से हो जाए।
अच्छा, अब यहाँ पर जो क्रांति की बात हो रही है वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। मतलब आखिर फ्रांस में क्या बदलाव करना चाहती थी वहाँ की जनता। आखिर फ्रांस की जो जनता थी वो किसी चीज से परेशान थी और उस चीज को वो बदलना चाहती थी, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांस कहाँ है, पहले आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए। आप लोग जानते हैं हमारे धरती पर कुल 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में यहाँ पर आप लोगों को एक महाद्वीप दिखाई पड़ेगा साथियों, जो कि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोप महाद्वीप। ये पूरा जो जमीन का टुकड़ा है इसे हम लोग बोलते हैं यूरोप महाद्वीप ना। ये पॉइंट क्लियर है। इसके जस्ट बगल में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एशिया महाद्वीप दिखाई पड़ेगा। ये सब क्या है, जमीन का टुकड़ा। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप हो जाता है और फिर यहाँ पर यूरोप महाद्वीप हो जाता है। जैसे साथियों एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत है, यहाँ पर है ना अपना देश भारत। वैसे ही यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिस देश का नाम है फ्रांस। किस महाद्वीप में फ्रांस है, यूरोप महाद्वीप में। अच्छा, और अच्छे तरीके से दिखा दूं, ये मैप आप लोग देखोगे अगर तो इस मैप में यहाँ से साथियों ये वाला पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, इस वाले पूरे जमीन को हम लोग बोल देते हैं यूरोप। ये कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। इसी यूरोप महाद्वीप में यहाँ आपको एक देश दिखाई पड़ेगा जर्मनी के पास में, जिस देश का नाम है फ्रांस। ठीक है ना, ये पॉइंट आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस यूरोप महाद्वीप के इस पूरे भाग को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जब जूम करेंगे साथियों तो ऐसा हमको मिलेगा। इसमें आप अगर देखोगे तो ये यूरोप महाद्वीप का नक्शा है। इस यूरोप महाद्वीप के अंदर ये वाला देश क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है ना, इसी फ्रांस देश के बगल में यहाँ आपको जर्मनी दिखेगा, इसके बगल में स्विट्जरलैंड यहाँ येलो कलर में मिलेगा, इसके नीचे इटली मिलेगी और यहाँ पर मिलेगा स्पेन और यहाँ मिलेगा पुर्तगाल। ठीक है, लेकिन हम किस क्रांति की बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी की। तो यहाँ फ्रांस का लोकेशन याद रखना। और फ्रांस की राजधानी क्या है साथियों, तो आप लोग याद रखना वर्तमान में फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पर क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अच्छा, फ्रांस हो गया। अब फ्रांस के संदर्भ में आप लोग 2 स्थान का नाम याद कर लीजिएगा। कौन सा 2 स्थान, सबसे पहला नंबर साथियों, फ्रांस में एक स्थान था उस टाइम पर जिसका नाम था बास्तील का दुर्ग या बास्तील का किला। अभी मैं पहले एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं, लोकेशन वगैरह बता दूं, तब अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। बास्तील का किला क्या था, ये साथियों बास्तील के किले के अंदर एक जेल थी। कहां पर, इसी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही एक जेल, एक किला था जिसका नाम था बास्तील, और उसी बास्तील के किले में एक जेल थी। अच्छा, किला का मतलब होता है जैसे चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई थी, चारों तरफ से मान लीजिएगा दीवार कर दिया गया, ठीक है, और एक साइड में गेट कर दिया गया। अब इसके अंदर ढेर सारे घर थे। इसके अंदर क्या बनाया गया था, ये ढेर सारा घर बनाया गया था जहां बड़े अमीर लोग रहा करते थे। बात समझ रहे हैं ना, ये घर बना दिया गया। तो जब चारों ओर से किला कर दिया गया तो किला के अंदर एक कमरा मान लीजिए ये वाला हो गया, इसको हमने क्या कह दिया, जेल। और ये पूरा क्या है, पूरा है बास्तील का किला। ऐसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक किला था जिसका नाम था बास्तील का किला। उसमें एक स्थान था, एक जेल था, ये ध्यान रखना पहला। दूसरा, इसी पेरिस में साथियों टाउन हॉल था। इसी पेरिस में कौन सा हॉल था, टाउन हॉल भी आप लोग याद रखना। और ये टाउन हॉल क्या था, ये एक होटल था। टाउन हॉल क्या था, ये एक होटल था, ये भी इसी पेरिस में था। 2 चीज आप लोग याद रखेंगे। पहला, बास्तील का किला जिसके अंदर जेल था वो भी पेरिस में, मतलब फ्रांस की राजधानी में। दूसरा, टाउन हॉल जो कि एक होटल था, ये भी पेरिस में था। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है फ्रांस के बारे में। इसके अलावा साथियों एक पॉइंट और याद रखना, जैसे अपना देश भारत है,
अपना देश भारत है ना, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये हम आप लोग जानते हैं। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है हमारे देश की सरकार को जनता चुनती है। मतलब चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद, विधायक हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी राजनीतिक पद होगा, उस देश में सरकार कौन चुनेगी? जनता, मतलब लोगों के द्वारा सरकार चलती थी। लेकिन जो फ्रांस था, फ्रांस उस टाइम में साथियों राजतंत्र था। फ्रांस में कौन सा तंत्र था? फ्रांस में था राजतंत्र। ये बात आप लोग याद रखिएगा। राजतंत्र का मतलब होता है कि सबसे पहले एक राजा हुआ, ठीक है। अब इसी राजा के परिवार का ही कोई सदस्य अगला राजा बनेगा। अब चाहे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, मतलब एक ही परिवार के लोग। अब राजा का नाती भी हो सकता है, राजा का पोता भी हो सकता है, राजा का भाई भी हो सकता है, राजा का भतीजा भी हो सकता है। मतलब हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख है ना, हमारे भारत में सबसे ऊपर सबसे बड़ा राष्ट्रपति का पद है ना, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। मतलब भारत का हर एक नागरिक जिसकी उम्र 35 वर्ष हो गई है वो राजा बन सकता है। लेकिन फ्रांस में क्या था, जो एक बार राजा बन गया अब उसी के परिवार का कोई सदस्य अगला राजा होगा। तो वहां पर जो राजा होते थे फ्रांस में, उनको कहा जाता था लुई, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने देश में मुगल वंश आया था ना, तो मुगल वंश के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर ये लोग थे। वैसे ही फ्रांस में मान लीजिएगा जो लुई थे, तो लुई के नाम से सारे राजा आते थे। लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 4, लुई 5। ऐसे ही इस टाइम पर लुई 16वां फ्रांस का राजा है। ये इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लुई 16वां यहाँ का राजा है इस टाइम पर। और फ्रांस में कौन सा तंत्र चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है। और फ्रांस का लोकेशन मैंने बता दिया, बास्तील का किला मैंने बता दिया, और टाउन हॉल मैंने आपको बता दिया। तो इस फ्रांस में जो ये राजतंत्र था, जो राजा का शासन था, इसी राजतंत्र को फ्रांस की जनता बदलना चाहती थी। वो राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र लाना चाहती थी। क्यों लाना चाहती थी, ये सारा डिटेल अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन बेसिक सी इतनी बात मैंने आपको बता दी कि फ्रांसीसी क्रांति का मतलब होता है कि फ्रांस में जो राजा का शासन था उसे समाप्त करके लोकतंत्र लाना था। फ्रांसीसी क्रांति का उसी से संबंध है, ये बात आप लोग याद रखना। अब सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सारी बातें कि जनता आखिर ये बदलाव क्यों लाना चाहती थी। जनता को राजा का शासन क्यों पसंद नहीं आ रहा था। आखिर राजा ने ऐसा क्या काम कर दिया कि जनता उससे दुखी हो गई और राजा को हटा करके अपने द्वारा चुनी गई सरकार लाना चाहती थी। सुनिएगा हर एक स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। अभी मैंने आपको बता दिया है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। और फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। पहला नंबर तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट कौन थे? लुई 16वां। यहां पर ये भी आप लोगों से पूछेगा तो यहां नोट कर लीजिएगा। सम्राट लुई 16वां ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, जो फ्रांस की जनता थी उस जनता के बीच में एक अफवाह फैल गई। वो अफवाह क्या थी? अफवाह ये थी कि उसके देश के जो सम्राट हैं, जो लुई 16वां है, उसने वहां के सेना को शहर में घुसने के लिए बोल दिया है और कहा है कि फ्रांस के जितने लोग हैं, फ्रांस की जितने नागरिक हैं, उन नागरिकों पर गोली चला करके मार दो। ये फ्रांस की जनता को पता चलता है।
कब? 14 जुलाई 1789 की सुबह। अच्छा, अब जब किसी देश की जनता को वहां का राजा मारना चाहेगा तो क्या होगा? सारे लोग परेशान हो गए। तो सभी लोगों ने लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया था। अब टाउन हॉल मैंने आपको बताया था ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक होटल था जिसे हम लोग बोलते हैं टाउन हॉल। इस टाउन हॉल के सामने 7000 मर्द और औरत इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि इन मर्द और औरतों को चिंता हो गई है कि राजा ने सेना को आदेश दे दिया है कि फ्रांस के नागरिकों पर गोली चला दो। अच्छा, अब ये 7000 लोग मिल करके एक सेना का गठन कर लिए तुरंत। ठीक है, इन 7000 लोगों ने एक सेना का गठन कर लिया। कहाँ? टाउन हॉल पेरिस में। क्यों इकट्ठा किया होगा? इन्हीं राजा के खिलाफ। अच्छा, हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। मतलब ये जो 7000 लोगों की मर्द और औरतों की सेना बनी, ये लोग फ्रांस में जितने सरकारी कार्यालय थे, सारे सरकारी कार्यालय में घुसने लगे कि कहीं से हथियार, गोला बारूद मिल जाए, ताकि जिस सेना को लुई 16वां ने जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया है, उसके खिलाफ यहाँ की जनता लड़ पाए। इतना पॉइंट आप लोगों को आशा करता हूं क्लियर होगा। ये स्थान है टाउन हॉल। अगर आप लोगों को ये स्थान दिखाई पड़ रहा हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाउन हॉल, जो कि कहां पर है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक होटल है। ये बात आप लोग याद रखना। इसी होटल के सामने 7000 मर्द और औरत इकट्ठा होकर के जन सेना का निर्माण करते हैं और फ्रांस में जितने सरकारी कार्यालय होते हैं, सारे कार्यालयों में धावा बोल देते हैं और वहां से हथियार, गोला बारूद चुराने लगते हैं ताकि सेना के खिलाफ ये लोग लड़ सकें। अच्छा भाई साहब, आगे सुनिएगा थोड़ी सी बात। ये तो कहानी हो गई। आगे ये था, अंततः सेना बन गई। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। मतलब जब 7000 लोगों ने मिल करके एक जनसेना बनाई और जगह जगह सरकारी कार्यालयों को लूटने लगे ताकि उनको गोला बारूद मिल जाए, तो उन लोगों को गोला बारूद मिल गया। मिलने के बाद ये लोग बास्तील का जो किला था, ये भी कहां पर था? पेरिस में। मैंने आपको बताया था ना, यहां पर इनको ये लगा कि शायद बास्तील का जो जेल है वहां पर भी गोला बारूद मिल जाए, इसलिए ये लोग बास्तील के किले में जो जेल था उसका भी ताला तोड़ डाला। लेकिन वहां गोला बारूद इनको नहीं मिला। गोला बारूद नहीं मिला, लेकिन वहां पर हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। तो ये सारे लोग मिल करके जो बास्तील का जेल देख रहा था, जो सैनिक था वहां पे नियुक्त, उसको मार दिया और जो कैदी उस जेल में थे उन सारे कैदियों को छुड़ा लिया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, मतलब केवल 7 कैदी उस जेल में थे। अच्छा, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। यह बात जरूर याद रखना कि जो बास्तील का जेल था वो सम्राट के निरंकुशता का प्रतीक था। निरंकुशता का मतलब क्या होता है कि सरकार के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। सरकार की जो मर्जी वो करती, चाहे जिसे गोली मारने का आदेश दे दे, चाहे जिसे सोना बांटने का आदेश दे दे, मतलब जो सरकार चाहे वो कर सकती थी। उस पर कोई अंकुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जनता ने तो उसे चुना नहीं था, तो उसे डर भी नहीं था कि हम अगले चुनाव में हार जाएंगे। उसको तो पता था मैं कुछ भी करूं, राजा तो राजा ही रहेगा, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा। तो ये राजा क्या करता था, अगर कोई फ्रांस की जनता कुछ उदंडता या दुष्टता करती थी तो उसे तुरंत इसी बास्तील के जेल में बंद कर देती थी। इसीलिए फ्रांस की जनता ये जानती थी कि बास्तील का किला बहुत खतरनाक चीज है और इससे ये लोग कर देते घृणा। तो इसमें जो कैदी बंद थे उन कैदियों को छुड़ा दिया और इसलिए
किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। उसके बाद लोगों ने क्या किया, जो बास्तील का किला था उसका एक एक हिस्सा पूरा तोड़ दिया। यहाँ पर देखो, जो बाहर से गोला बारूद लाए थे, जो थोड़ा बहुत बास्तील के जेल में मिल गया था, पूरा तोड़ डाले और तोड़ करके इसमें जो लोहे के, एल्यूमिनियम के या ईंट का या कोई भी सामान था, उन सारे सामानों को बाजार में ले जा करके उन लोगों को बेच दिया जिन लोगों ने ये कहा था कि मुझे भी बास्तील का कोई सामान बेच दो, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को मैं दिखाऊंगा कि ये एक बास्तील जेल था, ये बास्तील दुर्ग था। ठीक है, यहां से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, जनता के अंदर इतना आक्रोश क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो तत्कालीन कारण है, वो तत्कालीन कारण ये है कि लोगों में अफवाह फैली है कि लुई 16वां पेरिस शहर में सेना को भेज दिया है जनता के ऊपर गोली चलाने के लिए। इसीलिए ताबड़तोड़ 7000 लोग मिल करके एक सेना का गठन कर लिए हैं और बास्तील के दुर्ग का पतन कर दिए हैं और साथ ही साथ में ढेर सारे सरकारी दफ्तरों को लूट करके हथियार, गोला बारूद इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है सर। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती मतलब गांव वाले क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांशतः जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब सोच लीजिए साथियों, वहां पर यह था ना कि वहां पर जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जो सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं उसे हम बोलते हैं कि ये तो उच्च वर्ग के लोग हैं, हाई क्लास फैमिली। और हमारे यहाँ जो दूसरा वर्ग आता है उसे हम लोग बोलते हैं कि मध्य वर्ग मतलब मिडिल क्लास का फैमिली, जो केवल अपना पेट पाल रही है। और जो सबसे निचले मतलब गरीब आदमी हमारे भारत का है उसे हम लोग बोलते हैं निम्न वर्गीय। उच्च वर्गीय हाई क्लास, मध्य वर्गीय जो केवल अपना पेट पाल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी ले लिए हैं, ठीक है, और निम्न वर्ग जिसके पास में कोई सुविधा नहीं है। वैसे ही फ्रांस में 3 वर्ग था, तो उसमें जो निम्न वर्ग था केवल यही टैक्स देता था। कहां पर? फ्रांस में। तो यही टैक्स देता था। साथ ही साथ में लुई 16वां के पहले लुई 15 शासक हुआ था और लुई 14 सम्राट हुए थे। ध्यान रखना, लुई 14 ये सम्राट था, लुई 14 के बाद में लुई 15 सम्राट था। ये दोनों ऐसे सम्राट थे जो अय्याश थे। अय्याश का मतलब इन्होंने अय्याशी में मजे लेने में पूरा सरकार का पैसा फूंक दिया, पूरा राज्य साम्राज्य का पैसा फूंक दिया और पूरा साम्राज्य एकदम गरीब हो गया। मतलब जो लुई 16वां था उसके पास 1 रुपया नहीं बचा कि वो भी अय्याशी कर पाए। तो इसने क्या किया, पैसा इकट्ठा करने के लिए जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनसे ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू किया। और टैक्स वसूलने के साथ साथ में महंगाई बढ़ गई। और जब महंगाई बढ़ गई तो वहां फ्रांस की जनता सोचो पेट भरने के लिए पाव रोटी तक नहीं खरीद पा रही थी, इतना महंगा हो गया था। तो कीमतों का भी वहां की जनता विरोध कर रही थी कि कीमत क्यों बढ़ा दिया है तुमने। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? मतलब साथियों, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, इस क्रांति में जनता इतना उग्र हो गई थी कि जो लुई 16वां था उसको फांसी पर चढ़ा दिया। जो लुई 16वां की पत्नी मतलब जो फ्रांस की रानी थी, रानी को भी मार दिया। मतलब पूरे राजवंश को इन लोगों ने समाप्त कर दिया था। सोच लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम लोग स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ कौन सा कथन सत्य नहीं लग रहा है आपको? यह क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी ना, जब ये पता चला था कि जो लुई 16वां है उसने लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं।
7,000 मर्द और औरतों ने टाउन हॉल के सामने एकत्र होकर मिलिशिया, जिसे जनसेना कहते हैं, का गठन किया। बिल्कुल 7,000 लोगों ने मिलकर के। फिर बास्तील का किला सम्राट के निरंकुशता का प्रतीक था, ये बात भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 15वां था। ये देखो साथियों क्या हो जाएगा गलत। मैंने क्या कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सुनिए, वो तो एक कहानी मैंने आपको बताई कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों शुरू हुई? लोगों को राजा से क्या तकलीफ थी? लोगों को राजतंत्र से क्या समस्या थी? क्या राजा जनता के लिए कुछ नहीं करता था? आइए हम लोग देखते हैं। लिखा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब होता है सन 1750 से लेकर के सन 1800 तक। ठीक है ना, सन 1750 से लेके इसी के बीच में आएगा ना 1789, जब फ्रांसीसी क्रांति होगी। तो 1750 से 1800 के बीच में फ्रांस के लोग, फ्रांस की जनता या फ्रांस का शासन कैसे चलता था, उस पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सुनिएगा, अभी पता चलेगा कैसे कैसे जनता परेशान हुई और बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो गई कि राजतंत्र खत्म करो। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। आपके लिए ये याद करने का मसाला, याद रखना कि लुई 16वां किस वंश का था? बूर्बो वंश का था। ये गद्दी पर कब बैठा था? 1774 में। ठीक है, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। अब सोचो साथियों, हम लोगों का 25, 30, 35, 40 साल हो जाता है तो हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन ये 20 साल में क्या बन गए हैं? राजा बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बाबा थे, लुई 15वां इनके बाबा थे, लुई 15वां के पोते थे। कौन? लुई 16वां। ठीक है, तो लुई 15वां के मरने के बाद यही बचे थे उनके परिवार में। तो 20 ही साल की उम्र थी तो कोई बात नहीं है, यहाँ 4-4 साल पर राजा बना दिए जाते थे। और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। किससे? मेरी एंतोइनेट। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक्चुअली में एक देश पड़ता है साथियों। यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने आपको बताया था ये वाला देश तो हो जाता है फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड येलो कलर में, इसी स्विट्जरलैंड के बगल ग्रीन कलर में जो देश दिख रहा है इसी को कहते हैं ऑस्ट्रिया। इसी ऑस्ट्रिया की महारानी थी, मतलब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंतोइनेट। इन्हीं से शादी हुई थी लुई 16वां की। ठीक है सर, ये ध्यान रहेगा। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। सोचो, मतलब जब लुई 16वां राजा बना 20 साल की उम्र में, तो उसने देखा कि राजा का खजाना जहां रखा जाता है राजकोष, वहां खाली था। न धन था, न दौलत था, न सोना, न चांदी, न कुछ। क्यों? क्योंकि जो लुई 14वां हुआ था और लुई 15वां हुआ था, वो दोनों अय्याश थे, सारा धन अय्याशी में लुटा दिए, तो राजकोष खाली। अब लुई 16वां करे क्या? अब ये राजा बन तो गया, पर इसको मजा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। अच्छा, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल, वर्साय भी ध्यान रखना पेरिस में, ठीक है ना, वर्साय के विशाल महल, यहीं पर राजा रजवाड़ा लोग रहते थे वर्साय के महल में। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। ठीक है, ये जो लुई 16वां लुई 15वां ये लोग जहां रहते थे जिस महल में, उस महल का नाम क्या था? वर्साय। ठीक है ना, इसलिए वर्साय के महल से भी फ्रांस की जनता घृणा करती थी। क्यों? क्योंकि यहीं पर सारे शानो शौकत को बनाए रखने के लिए पैसा ये राजा फूंका करते थे। लुई
16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। ठीक है ना, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। सोचो, एक तो खजाना खाली था, ऊपर से 10 अरब लिब्रे का कर्ज भी जुड़ गया। जैसे आज के डेट में हमारे देश की मुद्रा है रुपया, वैसे ही फ्रांस की मुद्रा क्या थी उस टाइम पर? लिब्रे। उस टाइम पर फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे। जैसे आज के डेट में हमारी मुद्रा है रुपया, हम लोग रुपया बोलते हैं, और उसके बाद लिब्रे के बाद में फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंको कहा जाने लगा था, क्योंकि इसे बाद में लिब्रे को बंद कर दिया। और फ्रैंको के बाद में वर्तमान में जो फ्रांस का मुद्रा है उसे यूरो कहा जाता है। 1 यूरो में अगर बात करूं तो वर्तमान में लगभग अपने देश का 97 रुपया आता है। मतलब 97 रुपए दोगे तो 1 यूरो आपको मिलेगा। तो यूरो क्या है? फ्रांस की मुद्रा। लेकिन तब क्या थी? तब थी लिब्रे। ठीक है, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता, मतलब जिन्होंने सरकार को कर्जा दिया था, तो सरकार के कर्जदाता पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। मतलब जिन लोगों ने फ्रांस के सम्राट को कर्ज दिया था, उन लोगों ने फ्रांस के सम्राट से कहा कि देखो, आपने जो पैसा लिया है उसका 10% ब्याज हमको दे दो, क्योंकि फ्रांस के सम्राट ने सारा पैसा अमेरिका में जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में खर्च कर दिया, और वर्साय में जो महल था उसके शानो शौकत में खर्च कर दिया था, उसके बदले कर्जा भी ले लिया था। ठीक है, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब ये पैसा कहां से पाएगी सरकार? आखिर आप लोग सोचो, ये इतना कर्जा सरकार के ऊपर चढ़ा है फ्रांस में, ये पैसा कहां से लाएगी? यही विवाद की जड़ होगी। अभी पैसा कहां से लाएगी? अपने नियमित खर्चे, सरकार का कुछ डेली खर्चा होता है, जैसे सेना के रखरखाव पर खर्चा, राज दरबार में खर्चा, सरकारी कार्यालयों को वेतन वगैरह देना, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। मतलब सरकार फ्रांस की जनता से अब ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगी, जितना पैसा होगा जनता से टैक्स लेगी। पर यह कदम भी नाकाफी था। लेकिन कितना टैक्स लगाओगे? टैक्स से सारा पैसा थोड़ी ना पूरा होने वाला है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये पॉइंट जरूर याद रखना। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे देश में एक उच्च वर्ग है, हाई क्लास की फैमिली, जो एरोप्लेन से चल रहे हैं, रतन टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब। एक दूसरा है मध्य वर्ग, जैसे हम आप लोग रहें, खा पी रहे हैं, जीवन चल रहा है, जिंदगी में एक आध घर बनवा लिए, नहीं तो एक आध गाड़ी वगैरह ले लिए, बस। और एक तीसरा वर्ग है जिसे हम लोग बोलते हैं निम्न वर्ग, ठीक है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही 18वीं सदी में फ्रांस में जो लोग थे उनका 3 स्तर था, जिसे हम लोग कहते हैं ना, हमारा स्टेटस ये है, तो हमारा स्टेटस क्या है? मध्यम वर्ग, ठीक है। तो वैसे ही फ्रांस में 3 स्टेटस था। पहला, और केवल तीसरे स्टेट के लोग, मतलब जो जनसाधारण ही थे, वही टैक्स देते थे, बस। अब देखो, मैं आपको तीनों को पहले दिखा दूं, फिर आता हूं यहां पर। सबसे पहले जो प्रथम स्टेट के लोग थे, जो पहला स्टेटस सबसे ऊंचा लोग था, वो पादरी वर्ग थे। मतलब जो ईसाई धर्म के लोग, जो चर्च की देखरेख करते थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ये लोग थे पहले स्तर पर। द्वितीय स्तर पर था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब जिनके पास अच्छा खासा रुपए पैसे हुआ करता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो कुलीन वर्ग में आते थे, ठीक है। और ये तीसरा स्टेट जो होता था, इसमें बड़े बड़े व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, ये लोग थे। मतलब तृतीय स्टेट भी 3 स्तर में था। उसके बाद में
किसान और कारीगर लोग थे, और सबसे नीचे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो होता क्या था कि जो टैक्स देना था वो केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। ये पॉइंट आप लोग जान लीजिएगा। और सोच लो, जो छोटा किसान है जिसके कितना टैक्स दे सकता है, और जो भूमिहीन मजदूर है जिसके पास भूमि ही नहीं है वो कितना टैक्स देगा, और फिलहाल नौकर क्या टैक्स देगा, किसान लोग कितना टैक्स देंगे, कारीगर कितना टैक्स देंगे। ऊपर वाले मानो थोड़ा बहुत टैक्स दे सकते हैं, लेकिन नीचे वाले कैसे देंगे। पर फ्रांस के सम्राट, फ्रांस की सरकार के पास कर्जा बहुत बढ़ गया था, इसलिए उसको चाहे जहां से पैसा लाना था कहीं और से ला नहीं सकते थे, तो इन लोगों के ऊपर टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया और महंगाई भी खूब बढ़ गई थी। और कुलीन वर्ग वालों से, मतलब जो बहुत ज्यादा अमीर थे, जैसे आज की डेट में अपने यहाँ मैं कहूँ आपको, जैसे अडानी हो गए, अंबानी का हो गया, रिलायंस का हो गया, टाटा का हो गया, ये सब जो बड़े बड़े घराने हैं इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था क्योंकि ये कुलीन वर्ग थे। और जो राजा महाराजा थे वो भी, मतलब जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वो टैक्स नहीं देगा, और जो कम पैसा बेचारा अपना पेट पाल रहा है वो केवल टैक्स देगा। इस बात से भी फ्रांस की जनता बहुत क्षुब्ध थी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई साहब। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग याद रखना, आपसे पूछेगा कि फ्रांस का समाज 3 स्टेटस में बटा था, और केवल जो तीसरा स्टेटस था ना वही टैक्स अदा करता था। ठीक है सर। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जमींदारी व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब केवल ये समझो, जैसे हमारे देश में क्या होते थे, जमींदार होते थे ना, जिनके पास में ढेर सारा जमीन होता था। जमींदार के पास क्या होता था, ढेर सारा जमीन। तो वैसे ही फ्रांसीसी सम्राट ने कुछ लोगों को 1000, 2000, 10,000 बीघे जमीन दे दी थी। तो जिसको जमीन दिया उनको कहते थे सामंत। ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं जमींदार। तो जमींदार क्या करता है, जमीन किसान को दे देता है, और किसान से खेती के बदले जमींदार क्या लेता है, टैक्स लेता है। वैसे ही फ्रांस में था, वहां पर जमींदार को सामंत कहते थे। तो सामंत के पास में जमीन होती थी, और सामंत जमीन किसान को देता था, और किसानों से सामंत टैक्स वसूलता था, और ये टैक्स ले जाकर के राजा को या सम्राट को देता था। तो वहां पर फ्रांसीसी सामंती व्यवस्था का अंग था। ठीक है, सुनिए। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। मैंने पीछे आपको दिखा दिया ना अभी कौन सी वर्ग व्यवस्था थी, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस, मैंने दिखा दिया। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। सोचो, अगर मानो फ्रांस में 100 लोगों की जनसंख्या थी तो 90 किसान थे, और किसान ही टैक्स देते थे। लेकिन जमीन के मालिक, जिनको सामंत बोलते हैं या जमींदार, जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। सोच लो, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जमीन थी, और उस जमीन पर किसानों से खेती करवाते और टैक्स लेते थे। ठीक है, लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, कुलीन मतलब समझ रहे ना, जैसे अडानी अंबानी वाले, कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस मतलब पादरी और कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। मैंने बताया था ना कि पहले स्टेटस के लोग और दूसरे स्टेटस के लोग टैक्स नहीं देते थे, केवल तीसरे स्टेटस के लोग टैक्स देते थे। अच्छा, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह वे किसानों से सामंती कर वसूलते थे। समझ रहे हैं ना, किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर पे भी
स्वामी के खेतों में काम करना और स्वामी को सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग देना, ये करने के लिए बाध्य थे। कौन? किसान। अब सोचो, किसान जो जमींदार है या जिसे सामंत बोलते हैं, सामंत के लिए किसान कौन कौन काम करता था? जब वो सामंत या जमींदार बोल दे कि मेरे घर पर आकर के कुछ काम कर देना, तो किसान लोग उसके घर पे जाके काम करते थे। अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाते थे, वहां जाते थे। जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता था तो इन्हीं किसानों को सैनिक बना देते थे। सड़क बननी होती थी तो इन्हीं किसानों से सड़क भी बनवा लेते थे। सारा काम किसानों से करते थे, इन्हीं से टैक्स भी ले लेते थे। अब सोचो, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान से सुनना। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था। सोचो, जैसे आज के डेट में हिंदू धर्म में मंदिर होता है ना, और मंदिर में बैठते हैं पुजारी। इस्लाम धर्म में मस्जिद होता है ना। अच्छा, वैसे ही ईसाई धर्म में चर्च होता है, और चर्च में जो पुजारी होता है उसे कहते हैं पादरी। उस टाइम पर चर्च को भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था, जिसे टाइद कहा जाता था। याद रखना, मतलब ये धार्मिक कर। मतलब एक तो किसान जमींदार को टैक्स दे रहे हैं, और दूसरा किसान चर्च मतलब मंदिर को ट्रस्ट टैक्स दे रहे हैं। और ये लोग जो टैक्स चर्च को देते थे किसान, वो टाइद कहा जाता था, ये याद रखना, ठीक है, के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। जैसे मैंने कहा ना, सामंतों को और जमींदारों को तो इन्हें टैक्स देना ही पड़ता था, लेकिन चर्च को भी टाइद नाम का। इन करों में टाइल कैसा कर होता था? प्रत्यक्ष। ये ध्यान रखना, वो टाइद है, ये टाइल है। टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। ये भी पॉइंट याद रखना कि टाइल उस टाइम पर प्रत्यक्ष कर था, और जो नमक पर या तंबाकू पर कोई टैक्स लगता था तो वो अप्रत्यक्ष कर होता था। ये भी आप लोग याद रखना। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। सोचो, जो प्रथम स्टेटस के लोग हैं, यहाँ पर आपने देखा ये पादरी जो चर्च के लोग हैं, ये मौज में हैं एकदम, ये कर रहे हैं एकदम अय्यासी। इनको कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, केवल चर्च खोल लिए हैं, केवल ईसाई धर्म में चर्च खोल लिए हैं और वहां बैठ करके मौज ही मौज कर रहे हैं। पैसा आ रहा है इनके पास। अच्छा, जो लोग जाते हैं वो तो पैसा चढ़ाते ही हैं, प्लस ये सामान्य जनता से टाइद नाम का टैक्स भी लेते थे। किसान तुम टैक्स भी भरना क्योंकि मुझे मौज करना है। अच्छा भैया, मौज करो तुम। द्वितीय स्टेटस के जो लोग थे, मतलब जो राजा थे वहां पर, लुई 16वां वगैरह, या राजा के जो मंत्री होते थे, जो अधिकारी वगैरह होते थे, जो बड़े बड़े कंपनी चलाते थे, जिनके पास ढेर सारा रुपया होता था, वो भी टैक्स नहीं देते थे। वो केवल पैसा कमाते थे, मजा मारते थे बस। इन दोनों लोगों को कोई टेंशन नहीं था। अब इसी वजह से ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे, ये तीनों लोग इनसे चिढ़े हुए थे कि बेटा मौका आने दो, ना तो द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग को छोड़ेंगे और ना तो पादरी को छोड़ेंगे, जो होगा देख लेंगे। और किसान सबसे ज्यादा परेशान था। अब ये 3 स्तर हो गया ना। अब सुनिएगा, ये वाली लाइन याद रखना। लिब्रे क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लिब्रे के बाद फ्रैंक, मतलब जो फ्रांस की मुद्रा थी फ्रैंक, ये आया था 2002 के आसपास तक। लेकिन बाद में अब वर्तमान समय में जो फ्रांस की मुद्रा है उसे हम यूरो कहते हैं। जैसे अपने देश में एक जैसे रुपया होता है, वैसे अगर 1 यूरो की बात करें तो 1 यूरो में वर्तमान में अपने भारत का 97 रुपया आता, मतलब डॉलर से भी ये महंगा है, ठीक है सर। तो लिब्रे हो गया। दूसरा एस्टेट मैंने बता दिया ना कि क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने की श्रेणी थी, जिसमें पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट था, और ये तीसरे स्टेट के लोग ही प्रताड़ित थे।
पादरी वर्ग कौन होते थे जानते हैं? जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, पुजारी का सहयोग देने वाले छोटे पुजारी होते हैं। मतलब एक मंदिर में चले जाओगे तो आपको कई पुजारी दिखाई पड़ जाएंगे, या मंदिर का जो देख रेख जो काम काज करते हैं वो लोग। वैसे ही चर्च का जो काम होता है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। जैसे यहाँ पर देखो चर्च में आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे ना, एक मेन पुजारी होता है, मतलब एक मेन पादरी होता है, उनके नीचे छोटे छोटे कई पादरी होते थे। ठीक है। टाइद, ये मैंने आपको बता दिया कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ये पॉइंट जरूर याद रखना कि चर्च को जो टाइद नाम का कर दिया जाता था किसानों के द्वारा, कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। 1/10 हिस्सा। 100 किलो गेहूं पैदा हुआ तो 10 किलो गेहूं सम्राट को, मतलब चर्च के पास में जाएगा। अच्छा, और टाइल क्या होता था? ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। इसको मैंने आपको बताया था ना, ये प्रत्यक्ष कर था। ये प्रत्यक्ष कर था जो हर किसानों को डायरेक्ट सम्राट को देना पड़ता था। ठीक है, तो टाइल नामक कर डायरेक्ट सम्राट को देते थे, और टाइड नामक टैक्स ये चर्च को देते थे। अपने कृषि उपज का 10वां हिस्सा कौन? जनता देती थी। ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चित्र बना है, सुनना। यहाँ पर कुलीन व्यक्ति को मकड़ा बनाया गया है और किसान को मक्खी। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है। यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ मकड़ा और मक्खी आपको दिखाई पड़ेगा। तो मकड़ा क्या करता है? मक्खी को खाता है और अपना मकड़ जाल बनाता है। यही तो होता है ना। यहाँ पर देखो ये किसान लोग हैं ना, एक किसान ये अपना अनाज वगैरह लेकर के आए हैं ना, यहाँ बोरी में भर करके अनाज रखे हैं ना, लेकिन ये देखो ये किसान को देख भी नहीं रहा, आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। इसकी नजर देखो तो केवल यहीं इसके पोटली पे दिखाई पड़ रहा है कि आखिर ये किसान क्या चीज लेकर के आया है। करना क्या पड़ता था? बेचारा गरीब किसान अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। सोचो, शैतान को जितना दो, किसान क्या सोच रहा है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो किसान एकदम त्रस्त थे इन जमींदारों से, इन कुलीन वर्ग के लोगों से, सम्राट से, ठीक है ना, और उनकी शानो शौकत से। यहाँ पर एक प्रश्न है साथियों, जरा इस पर विचार करना। लिखा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ, फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में। पहला, 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ये तो सत्य बात है ना। ठीक है। फ्रांस में वर्साय का विशाल महल था जहां सम्राट के शानो शौकत का प्रतीक था। बिल्कुल, सम्राट और उनका राज परिवार इसी वर्साय के महल में रहता था जहां आनंद लेता था पूरा। ठीक है। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। बिल्कुल, और केवल दूसरा स्टेट ही कर अदा करता था। ये बात हो जाएगा गलत। देखो साथियों, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, क्या बताया था कि तीसरा स्टेट टैक्स देता था ना, दूसरा समाज नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा समाज टैक्स देता था। ये बात आप याद रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। टाइड चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। ये बात भी ठीक है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान पूर्वक पढ़ना साथियों, ठीक है। कमेंट नहीं देख रहा हूं तो परेशान मत होना। मेरा उद्देश्य है आपको समझ आना चाहिए चीजें, आप एग्जाम में बेहतर कर पाओ। जितना क्वेश्चन बन सकता है मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक चीज। लेकिन हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना, ताकि गुरु जी का भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी, अपना परिवार समझिए, आपका अपना है। आप लोग ही मुझे मोटिवेट करेंगे, आप ही के मोटिवेशन से मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। जीने का संघर्ष। अब देखो, फ्रांस की जनता इतनी परेशान है ना, फ्रांस की जनता को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। फ्रांस की जनता के पास महंगाई है कि वो पेट भरने के लिए पाव रोटी नहीं खरीद पा रहे हैं। प्लस जो समाज में
कुलीन वर्ग के लोग हैं वो इनको निचले तबके से देखते हैं, इनमें कोई समानता नहीं थी, इन जनता को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो जीने के लिए फ्रांस की जनता संघर्ष कर रही थी। कैसे, सुनिए। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो क्रांति के समय सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। परिणामतः मतलब इस वजह से अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई। अनाज का उत्पादन ज्यादा हो नहीं रहा था, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ गई, उत्पादन नहीं बढ़ा, पर मांग तो बढ़ेगी ना। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी, उस टाइम पर फ्रांस के लोग पाव रोटी खूब खाते थे। पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, ठीक है ना, 10 रुपए देना है कि 20 रुपए। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। सोचो, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। सोचो भाई, जब मौसम बदल जाए, जलवायु बदल जाए, किसानों की फसल बर्बाद हो जाए, तब तो पाव रोटी और महंगी हो जाएगी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। सोचो, सारा बोझा यही तीसरे स्टेट के लोग, जीविका संकट का मतलब ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। और अनाम का मतलब जिसका नाम ना पता हो उसको अनाम कहते हैं। अच्छा, ये सारा सिचुएशन हुआ। अब मध्य वर्ग का उदय हुआ। जैसे अपने भारत में एक मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास जिनके पास एक घर है बढ़िया सा, हो सकता है वो एक आध 4 चक्का छोटा बहुत ले लिए हैं, बुलोरो लोरो स्विफ्ट डिजायर वगैरह जो कुछ, एक आध बाइक वाइक रख लिए हैं और उनका घर चल रहा है। ये है मध्य वर्ग के लोग, ठीक है। उभरता मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की और कोई भी देश में आंदोलन यही मध्य वर्ग के लोग करते थे। जैसे हमारे देश में देखो, अंग्रेजों के टाइम पर हमारे यहाँ वकील, शिक्षक, डॉक्टर, साहित्यकार, ये लोग मध्य वर्ग हुआ ना। इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करी। वैसे ही एक समझदार मध्य वर्ग का उदय हुआ फ्रांस में। कैसे, सुनिए। पहले भी कर बढ़ने, एक तो टैक्स बढ़ा, इससे जनता परेशान क्योंकि महंगाई बढ़ी, और साथ ही साथ में अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। परेशान तो थे, लेकिन करें क्या। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर के नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। मतलब फ्रांस में मध्य वर्ग कौन था? ये तीसरे स्टेट का जो अपर लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, तीसरे स्टेट का अपर लेवल कौन सा होता है? ये लोग मध्य वर्ग। वास्तव में ये जो तीसरे स्टेट का ऊपर, और हर देश में यही मध्य वर्ग होता है, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति, जो व्यापारी लोग हैं, जो अदालत में कर्मचारी हैं, जो वकील हैं, जो शिक्षक हैं, इन लोगों को मध्यम वर्ग के लोग कहा जाता है। तो ये मध्यम वर्ग के लोग भाई बीड़ा उठाए। क्या उठाए? 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशम वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। अपने फ्रांस में नहीं, फ्रांस देश के बाहर समुद्र को पार करके व्यापार किया और पैसा कमाया। ऊनी और रेशमी वस्त्रों जैसे भारत वगैरह से ले जाते थे और खूब पैसा कमाते थे। या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीदते थे। तो ज्यादातर तो ये लोग निर्यात मतलब दूसरे देशों को बेचते थे।
तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये जो पढ़ लिख करके आए, तो पढ़ लिख करके आने के बाद इन लोगों ने कहा कि चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो चर्च हो, चर्च का पादरी हो, और चाहे वो कुलीन वर्ग के लोग हों, जन्म से किसी को कोई अधिकार नहीं मिला है। राजा का बेटा ही राजा बने, ये मैं नहीं मानूंगा। ये कोई जन्म का अधिकार नहीं। फ्रांस का हर एक व्यक्ति राजा बनना चाहिए। ठीक है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। बिल्कुल, जो योग्य होगा वही बनेगा राजा, वही बनेगा सब कुछ। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना। अब यहाँ पर देखो कौन एक विद्वान आया, उसका नाम था जॉन लॉक। ठीक है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था ज्यां जॉक रूसो। दो व्यक्ति, लॉक और रूसो, कहाँ के हैं? फ्रांस के। ठीक है। जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अब यहाँ पर एक किताब का नाम आप याद करो, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये किताब का नाम याद रखना, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये किसकी किताब है? ये किताब आप लोग याद रखिएगा, ये किताब है लॉक की। ठीक है। ये किताब किसकी है? लॉक की, याद रखना। ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। मतलब उस टाइम पर जो फ्रांस का राजा या सम्राट था ना, उसने एक सिद्धांत दे दिया था, दैवीय सिद्धांत। मतलब उसने कहा था कि राजा को देवता मतलब भगवान लोग राजा बना करके गए हैं, इसलिए हमेशा फ्रांस में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि राज परिवार को ही देवताओं ने आशीर्वाद दिया है और राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। राजा जैसे चाहे वैसे मौज करे, जैसे चाहे वैसे अय्यासी करे। लेकिन जो लॉक महोदय थे रूस के, उन्होंने किताब लिखी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कहा कि ये दैवीय सिद्धांत और ये निरंकुशतावादी सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव। तो याद रखना, जो रूसो थे, रूसो ने क्या कहा कि राजतंत्र को खत्म करो और सामाजिक समझौता, सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार बनाओ। मतलब जनता जिसको समझे उचित उसे बनाओ सरकार। ठीक है। और एक व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनका भी किताब आप लोग याद रखना। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। जैसे अपने भारत में देखो, संविधान के अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया है ना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग रहेगी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। अपने भारत में भी इसी मॉडल की सरकार है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, प्रेरणा एक महत्वपूर्ण। देखो, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है समानता, लिखा गया है ना, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और क्या कहा गया है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का वर्णन है ना, और बंधुत्व। वास्तव में साथियों, जो ये फ्रांसीसी क्रांति 1779 में हुई थी, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। हमारे देश के लोग फ्रांसीसी क्रांति क्यों पढ़ते हैं? फ्रांसीसी क्रांति इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में समानता नहीं थी, अछूत लोग थे, महिलाओं को बराबर नहीं समझा जाता था, स्वतंत्रता नहीं थी, खाने पीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बंधुत्व मतलब भाईचारा भी नहीं था, फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था और इन तीनों शब्द को भारतीय संविधान में फ्रांस से लिया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है। फ्रांस के संविधान से ये तीनों शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया है। ठीक है सर, आगे सुनिएगा।
ये सारे दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ करता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। अब यहाँ जनता पढ़ लिख रही थी, समझ रही थी। हॉब, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे लोग गर्मा गर्म बहस कर रहे थे राजा के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ, लुई 16वां के खिलाफ। जनता भी उनकी बातें सुन रही थी और उसी टाइम पर लुई 16वां ने घोषणा कर दिया कि अब और टैक्स देना पड़ेगा किसानों को। अब फिर से भाई साहब दंगे भड़केंगे, फिर से मारपीट होगा। अब सुनिएगा, प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जवाब आप लोगों को देना है। जरा बताइएगा कौन सा कथन आप लोगों को सत्य लग रहा है। पहला, 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर के 2.8 करोड़ हो गई। बिल्कुल सही है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था। ये बात भी एकदम सही है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। बिल्कुल। जबकि टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये लॉक की रचना है। ये बात भी सही हो जाएगा। अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो साथियों, हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्रांस की सम्राट है, जो फ्रांस की सरकार है, वो जनता को कैसे प्रताड़ित कर रही है। किसानों को मतलब तीसरे स्टेट के लोगों से ज्यादा टैक्स ले रही है। उनको चर्च को भी टाइद नाम का टैक्स देना पड़ रहा है। जनता के बीच में कोई समानता नहीं है। एक कुलीन वर्ग बना दिए हैं, एक जमींदार वर्ग बना दिए हैं। वो लोग किसानों को लूट रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों से फ्रांस की जनता परेशान थी और अंत में लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि जो फ्रांस के सम्राट लुई 16वां हैं, वो सेना को पेरिस में भेज दिए हैं, फ्रांस की राजधानी में, और पेरिस में भेज दिए हैं कि जाओ जनता के ऊपर गोली चला दो। एक तो जनता वैसे ही परेशान है, अब तुम इतना अत्त कर दिए हो, टैक्स भी बढ़ा रहे हो, अब हम पर गोली चलाओगे। इसी वजह से 7000 मर्द और औरत पेरिस में जो टाउन हॉल नाम का होटल था, उसी होटल के सामने ये लोग एकत्रित होकर के और एक जन सेना बना लेते हैं। और इन सेनाओं का उद्देश्य बनाया कि जितने सरकारी दफ्तर हैं फ्रांस में हमला करो, गोला बारूद हथियार इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद आक्रमण करो सेनाओं के ऊपर। उसी क्रम में गोला बारूद इनको लगा कि जो बास्तील का किला है फ्रांस के पेरिस में, उसमें जो जेल है वहां पर भी हो सकता है बम गोला बारूद हो। इसलिए ये लोग बास्तील के दुर्ग पर भी आक्रमण कर देते हैं और वहां पर भी आग लगा देते हैं, सामानों को लूटते हैं, 7 कैदी को छुड़वा देते हैं और सारा सामान जगह जगह पर बेच देते हैं। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति चली। तो ये एक चरण था जिसको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब यहां पर ये प्रश्न आप लोग जरा मुझे आप लोग बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो याद रखना वो था लुई 16वां, यही था ना। और द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? ये आप लोग कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक जो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा साथियों, फ्रांसीसी क्रांति, इसका हमने केवल एक पार्ट पढ़ा है अभी, ठीक है ना, एक पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कल इसको हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पार्ट हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और पसंद आया हो तो लाइक का बटन आप लोग जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि क्लास 9th की अब हिस्ट्री की NCERT कंप्लीट करना है। पहले चैप्टर का आगाज आज कर
कर दिए हैं। कल इसके अगले पार्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में आगे क्या हुआ, वर्साय का पतन कैसे हुआ, फ्रांसीसी लुई 16वां को फांसी कैसे दी गई, उसकी पत्नी कैसे मारी गई, ये सारी चीज डिटेल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस खूबसूरत परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।